सपोज दैट ये कोई आपकी m मास की कोई बॉडी है, ये आपकी कोई m मास की बॉडी है जिस पर फोर्स F एक्ट कर रहा है, जिस पर फोर्स F एक्ट कर रहा है। जैसे ही इस m मास की बॉडी पे ये फोर्स F एक्ट करेगा, ये बॉडी क्या करेगी, मूव कर जाएगी इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, यानी बॉडी विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ये बॉडी में यहां से लेकर के यहां तक ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, यहां से लेकर के यहां तक ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। एंड फ्रेंड्स, यू नो दैट डिस्प्लेसमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाई S. F force is denoted by F and mass of body is denoted by M. Then देखो यहां पे फोर्स तो क्या हो गया आपका, फोर्स तो हो गया a force which is acts on a body, और m आपका क्या है, मास ऑफ बॉडी। m आपका है मास ऑफ बॉडी और ऑब्जेक्ट। एंड s क्या आपका, डिस्प्लेसमेंट है इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। s डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। देखिएगा m मास की बॉडी पे अगर फोर्स एक्ट करेगा तो बॉडी यहां से यहां तक मूव हो जाएगी, डिस्प्लेस हो जाएगी। इन दिस केस ये आपका क्या कहलाएगा, कार्य कहलाएगा, वर्क कहलाएगा, है ना। सो व्हाट इज वर्क, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वर्क, हाउ टू डिस्क्राइब अबाउट ऑफ वर्क, देन वी कैन से दैट वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ force and displacement in the direction of the force, in the direction of force of a force. Okay dears, ये आपका वर्क हो गया। नाउ अब फिजिकल क्वांटिटीज की बात करते हैं। वर्क किस प्रकार की फिजिकल क्वांटिटी होती है, देन वर्क आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है। सो वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी। वर्क किस प्रकार की आपकी फिजिकल क्वांटिटीज होती है। सो फर्स्ट ये समझे कि आप फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज वो होती हैं जिनको अपन इजीली मेजर कर सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज दोज क्वांटिटीज which can be measured. There are three types of physical quantities like scalar quantities, vector quantities and tensor quantities. Scalar quantities, those quantities which have only magnitude only. सो ये स्केलर को अब देखिएगा, बहुत ही सिंपल सी बात है कि सर इसमें तो आपका फोर्स है, फोर्स भी अपने आप में क्या है, फोर्स भी अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी है, एंड डिस्प्लेसमेंट है ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि जब फोर्स किसी बॉडी पे लग रहा है तो बॉडी तो मूव कर ही रही है। और वेक्टर क्वांटिटी आपकी क्या कहती है, वेक्टर क्वांटिटी कहती है कि दोज क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज अ डायरेक्शन, जिसमें मैग्नीट्यूड तो हो ही हो, साथ में डायरेक्शन भी होना चाहिए। बट इसमें तो डायरेक्शन है तो ये वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए, लेकिन फिर भी ये स्केलर क्वांटिटी। व्हाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। देन अपन क्या कह सकते हैं कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज का वेक्टर प्रोडक्ट हो जाए, जैसे फोर्स आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी आपका वेक्टर क्वांटिटी है, और जब टू वेक्टर क्वांटिटीज का आपका स्केलर प्रोडक्ट हो जाए, इन दिस केस जो रिजल्ट आपका होता है वो आपका ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, स्केलर क्वांटिटी हो जाता है। सो वर्क आपकी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। नाउ
व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क। इससे पहले अपन बात करेंगे फॉर्मूले के, वर्क की फॉर्मूले की, जिससे अपन आसानी से इसकी एसआई यूनिट देख सकें। सो गाइस देखिएगा, फॉर्मूला ऑफ वर्क, फॉर्मूला ऑफ वर्क इज force into displacement, ओके डियर्स। F और ये आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट S हो गया। और इनका साथ में, क्योंकि जिधर एंगल बनेगा आपका, जिस डायरेक्शन में एंगल बनेगा, उसके साथ में आपको cos थीटा भी लेना होता है, तो FS cos थीटा हो जाएगा आपका, ठीक है। FS cos थीटा हो जाएगा। एक्चुअल में इनका ये क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है। सो ये होता है वेक्टर F डॉट प्रोडक्ट वेक्टर S, ये होता है। लेकिन जैसे ही आपने इसका क्या किया, वेक्टर ये डॉट प्रोडक्ट रिमूव किया, तो cos थीटा भी आपका आ जाएगा। तो ये हो जाएगा W इज इक्वल टू FS cos थीटा, W इज इक्वल टू FS cos थीटा, वेयर व्हाट इज थीटा, वेयर व्हाट इज थीटा। So theta is the angle between force and displacement. थीटा आपका क्या है, थीटा is the angle between force and displacement, force and displacement. Now SI यूनिट फॉर्मूला अपन ने फाइंड आउट किया है FS cos थीटा। इसी के अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे, इसका यूनिट फाइंड आउट कर लेंगे। सो डू यू नो व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स का यूनिट क्या होता है आपका, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है। यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन एंड यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज मीटर। सो यहां से अपन फाइंड आउट कर सकते हैं F इज डिनोटेड बाय, रिप्रेजेंटेड बाय किससे हो जाएगा आपका, N से, और ये आपका हो जाएगा मीटर से। एंड यू नो दैट कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूटन इंटू मीटर, कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूटन मीटर आपका क्या बन जाता है, जूल बन जाएगा दोस्तों, जूल। तो आपका यहां से ये कह सकते हैं कि द एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। It is represented by the capital J. Now what is the definition of 1 joule? 1 joule आपका क्या होता है। सो देखो अभी अपन ने क्या किया था, ये आपकी m मास की बॉडी थी। अगर इस m मास की बॉडी पे 1 न्यूटन फोर्स एक्ट कर रहा है, 1 न्यूटन फोर्स एक्ट कर रहा है, इन दिस केस अगर इस बॉडी में 1 मीटर डिस्प्लेस हो जाए, 1 मीटर ये डिस्प्लेस हो जाए, देखो सिंपल सी बात है, अगर m मास की बॉडी पे 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई होगा, जब 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई होगा तो ये बॉडी 1 मीटर डिस्प्लेस हो जाएगी। इन दिस केस आपका जो वर्क होगा वो 1 जूल होगा। सो देखिएगा 1 जूल वर्क, 1 जूल वर्क, if 1 Newton force acts on a body will move 1 meter in the direction of force, then work will be 1 joule. Work will be 1 joule. ओके डियर्स, नेक्स्ट पेज पे देखिएगा,
W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। ये बॉडी है एम मास की जिसपे 1 न्यूटन फोर्स लग रहा है, इसी की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो गया 1 मीटर। तो जब पैरेलल है, फोर्स भी इसी डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में, पैरेलल होने की वजह से थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो गया। देन यहां हो गया एफ एस कॉस 0 एंड वैल्यू ऑफ कॉस 0 इज 1। वैल्यू ऑफ कॉस 0 इज 1। सो ये हो गया आपका एफ एस, यानी ये आपका क्या हो गया, पॉजिटिव वर्क हो गया। बिकॉज अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है, इन दिस केस आपका वर्क होगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वर्क हो जाएगा। नाउ इफ यू वांट टू टॉकिंग अबाउट दैट डायमेंशन, देन डायमेंशन क्या होगा, देखो फ्रेंड्स, डायमेंशन ऑफ वर्क, डायमेंशन ऑफ वर्क is according to formula Fs, then dimension of force is ml t minus 2 and displacement is l, then ये हो गया आपका m l 2 t minus 2, ये आपका डायमेंशन हो गया। डायमेंशन ऑफ वर्क इज m1 l2 t minus 2, ये हो गया अपना। नेक्स्ट पेज पे देखिएगा, टाइप्स ऑफ वर्क। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वर्क। फर्स्ट इज पॉजिटिव वर्क, सेकेंड इज नेगेटिव वर्क, थर्ड इज जीरो वर्क। सो पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क एंड जीरो वर्क। देखिएगा फ्रेंड्स, पॉजिटिव वर्क कब होता है, इफ फोर्स एंड डायरेक्शन होते हैं सेम डायरेक्शन, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट होते हैं सेम डायरेक्शन में है। यदि आपके फोर्स, यदि आपके फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है, तो वहां थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा और वहां आपका वर्क ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यानी अगर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम है तो वर्क विल बी पॉजिटिव। तो लिखिएगा पॉजिटिव वर्क, इफ force and displacement are in the same direction, then work will be positive। एंड डायरेक्शन दोनों का अपोजिट होगा, 180 डिग्री पे होगा। सपोज दैट फोर्स का डायरेक्शन है वो तो इस साइड है और डिस्प्लेसमेंट फिर भी इस साइड हो रहा है। जैसे सामने से कोई कार या जीप आ रही है जिसको आप फोर्स एक्ट करके अपोज करके रोकने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन फिर भी वो रुक नहीं पा रही है। इन दिस केस आपका, जैसे आपने फोर्स तो अप्लाई इस साइड किया, जैसे सपोज दैट ये आपकी कोई बॉडी है जो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, इसका डिस्प्लेसमेंट ये है, लेकिन आपने इसको रोकने की कोशिश की, फोर्स इस डायरेक्शन में अपोज किया, तो ये इसका जो एंगल है वो कितना हो गया आपका, 180 का हो गया। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो वहां पे आपका वर्क है वो नेगेटिव होगा। नेक्स्ट पेज पे देखिएगा,
नेगेटिव वर्क। when force and displacement are in the opposite direction, then work will be negative. According to formula, W is equal to Fs cos theta. फोर्स इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री. देन वी कैन राइट हियर Fs cos 180. वैल्यू ऑफ 180 इज -1, सो दिस इज -Fs. ये आपका नेगेटिव वर्क हो गया. नाउ जीरो वर्क. सो देखिएगा नेक्स्ट पेज पे, देखिएगा जीरो वर्क. एग्जाम्पल ऑफ जीरो वर्क अपन समझ सकते हैं कि प्लेटफॉर्म पे जब कुली मूव कर रहा होता है तो कुली के सर पे जो कैरी बैग होता है उसका फोर्स का जो डायरेक्शन होता है वो डाउनवर्ड होता है, नीचे की साइड होता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट आगे की साइड होता है. तो इसके बीच में जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है. देखो ये आपका कुली है जिसके सर पे कोई कैरी बैग रखा हुआ है. इसका फोर्स तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो गया फोर्स तो, लेकिन कुली आपका मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हुआ. तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच जो डायरेक्ट एंगल है आपका थीटा इज इक्वल टू, वो हो गया आपका 90 डिग्री. जब भी फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो, एक दूसरे से नॉर्मल हो, इन दिस केस आपका वर्क है वो जीरो हो जाता है. तो लिखिएगा व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट are perpendicular to each other, in this case work will be zero. According to formula Fs cos theta, and theta is equal to 90 degree. Why? Because both are perpendicular each other. So Fs cos 90 and value of cos 90 is 0. So Fs multiplied by 0, then total work will be 0. अब आपका वर्क है ये किस किस केस में जीरो हो सकता है, सुनिएगा. नेक्स्ट पेज पे यहीं पे देख लीजिएगा, किस किस केस में जीरो हो सकता है, कब कब हो सकता है. व्हेन F इक्वल टू 0, जब एक्सटीरियर या एक्सटर्नल फोर्स किसी बॉडी पे अप्लाई नहीं हो रहा है, इन दिस केस आपका वर्क जीरो हो जाएगा. अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला देखिएगा Fs cos थीटा है. जब आपका किसी बॉडी में फोर्स ही नहीं है, फोर्स जीरो है, तो ये इससे मल्टीप्लाई होकर के सारा क्या हो गया आपका जीरो हो गया. तो जब आपका व्हेन फोर्स इज जीरो देन वर्क विल बी जीरो. सेकंड केस नंबर सेकंड, जब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो है तब भी जीरो हो जाएगा. भाई फोर्स किसी बॉडी पे एक्ट किया, जैसे ये वॉल है, इस वॉल पे मैं फोर्स अप्लाई करूंगा तो वॉल क्या कि मूव नहीं करेगी. अब मूव नहीं किया तो डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ. यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं होने की वजह से आपका क्या हो गया, जीरो हो गया. और थर्ड केस में जब थीटा इक्वल टू
थर्ड केस में जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, यानी जब आपके फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों परपेंडिकुलर हो एक दूसरे से, इन दिस केस भी आपका वर्क क्या हो जाता है, एफ एस कॉस 90 एंड कॉस 90 इज 0। सो ये आपका क्या हो जाएगा, पूरा वर्क 0 हो जाएगा। ये चीज है। तो डियर्स, आज के टॉपिक पे अपने वर्क पे डिस्कस किया, नेक्स्ट एपिसोड फिर लेंगे। तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट, हैव ए नाइस जर्नी।